देखेंगे कि कैसे गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी। सबसे पहले हमें देखेंगे कि ज़्यादातर जो मूवमेंट की शुरुआत थी दैट वाज हैपेंड इन टाउन्स एंड सिटीज़। वहाँ पर गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि भाई जो भी आप वी कैन से फॉरेन गुड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें पूरी तरह से आपको बहिष्कार करना है। दूसरी ओर उन्होंने लोगों से ये भी आह्वान किया कि जो भी सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, और जो भी वी कैन से ऐसे लोग जो सरकारी का कर्मचारी हैं, जैसे पोस्ट ऑफिसेज हैं, रेलवेज हैं, असेंबली में जो लोग काम कर रहे थे, या जो भी लोग जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत काम कर रहे थे, उनसे उन्होंने आह्वान किया कि आपको पूरी तरह से इन सब चीज़ों को बहिष्कृत करना है ताकि पूरी तरह से अंग्रेज सरकार की कमर टूट जाए। इसी को आगे बढ़ाते अगर हम देखेंगे, गांधी जी की बात का इतना असर पड़ा कि 1921-22 आते आते तक 1921-22 तक जो उनका आयात वैल्यू था, जो इम्पोर्ट वैल्यू था, वो 57 करोड़ हो गया। 1920 तक वही अबाव 100 करोड़ हुआ करता था। तो आप समझ सकते हैं कि जो उनकी अर्थव्यवस्था थी वो आधे पर आ गई थी और धीरे धीरे उनकी अर्थव्यवस्था चरमराने लगी थी। दूसरी ओर गांधी जी ने यह भी आह्वान किया था कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को या किसी भी इलेक्शंस में पार्ट नहीं लेना है जो दैट इज हेल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। पर जो मद्रास, सभी लोगों ने इलेक्शन का बायकॉट किया, पर मद्रास जो प्रोविंस था, उस समय जो मद्रास प्रांत था, वहाँ पे जो नॉन ब्राह्मिन्स थे, उन्हें लगा कि अगर हम इलेक्शन का बायकॉट करते हैं तो हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा, और इसलिए उनको छोड़कर बाकी सभी लोगों ने चुनाव का बहिष्कार भी किया था। दूसरी ओर गांधी जी ने यह भी आह्वान किया था कि भविष्य में अब हम किसी प्रकार से कोई भी विदेशी सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उस समय हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ से कपास, कॉटन यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था इंग्लैंड के मार्केट्स में, इंग्लैंड में, और वहाँ के इंडस्ट्रीज में हमारे कॉटन से ही कपड़े तैयार करके हमें बेचे जाते थे। हम ब्रिटिश सरकार उसे इंपोर्ट करती थी और यहाँ पर लोगों को बड़े पैमाने पर बेचा जाता था। और इसलिए गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि भविष्य में आपको ऐसे क्लोथ्स का इस्तेमाल करना है, ऐसे सामानों का इस्तेमाल करना है जिसको सिर्फ और सिर्फ भारत में बनाया गया हो, मेड इन इंडिया। और इसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए लोगों से आह्वान किया कि भविष्य में आप अब सिर्फ और सिर्फ हाथ से बने हुए कपड़े, हैंडलूम्स, दूसरा खादी से बने हुए कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी ओर जो महिलाएं थी वो भी बढ़ चढ़कर इन सब चीज़ों में भाग ले रही थी। गांधी जी ने महिलाओं से भी आह्वान किया था कि आपको जो लिक्विड शॉप्स हैं, जो दारू की दुकानें हैं, जैसे आपने देखा था कि अंग्रेज सरकार दारू से भी बड़े पैमाने पर टैक्स कमा रही थी, और इसलिए उन्होंने लोगों से आह्वान किया था कि आपको भविष्य में अब किसी प्रकार से कोई भी दारू वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, हमारी जो युवा पीढ़ी धीरे धीरे नष्ट हो रही थी। और इसलिए गांधी जी चाहते थे सादा जीवन, उनका एक मूल मंत्र था, सादा जीवन उच्च विचार। और उसी चीज़ों को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए जो भी वीकेंड से जो भी लिक्विड बार्स थे या जो भी लिक्विड शॉप्स थे, उनके बाहर लोग एक क्रमबद्ध तरीके से खड़े हो जाते थे। शॉप्स को कुछ नहीं किया जाता था, क्योंकि देखिए गांधी जी हमेशा ये चाहते थे कि हमें किसी का कोई नुकसान नहीं करना है, सिर्फ हम अपने लोगों को समझाएंगे, जो सही बात है हम रखेंगे। और इसलिए वहाँ पर जहाँ पर भी कोई दुकानें हुआ करती थी, वहाँ पर लोग एक चैन बनाकर खड़े हो जाते थे। चैन बनाकर किस लिए खड़े जाते थे? ताकि भविष्य में आप किसी प्रकार से कोई भी वीकेंड से दारू वगैरह न खरीद सके। इससे क्या होगा, अंग्रेज सरकार की जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दूसरी ओर अगर हम देखेंगे, गांधी जी ये भी चाहते थे कि जो हमारे यहाँ पर जो भी फॉरेन गुड्स हैं या जो भी फॉरेन क्लोथ्स हैं, उसका पूर्ण तरीके से बहिष्कार किया जाए। और इसलिए उन्होंने लोगों से आह्वान किया था कि जो हैंडलूम क्लोथ्स हैं, हाथ से बने हुए कपड़े, हाथ से बुने हुए कपड़े या खादी के कपड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी एक थी, देखिए उस समय हमारे यहाँ पर ज़्यादातर तबका गरीब था। दूसरी ओर जो इंग्लिश गुड्स थे या जो इंग्लिश क्लोथ्स थे कंपेयर टू खादी क्लोथ्स बहुत सस्ते हुआ करते थे, और इसलिए लोग ज़्यादा दिन तक अंग्रेजों के जो गुड्स बनाए हुए गुड्स थे उससे दूर नहीं रह पाए, और वो ना चाहते हुए भी उन्हें उसका इस्तेमाल करना पड़ा।
दूसरी ओर अगर हम ये देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स थे, देखिए जैसे गांधी जी ने शुरुआत में आह्वान किया था कि जो विद्यार्थी थे या जो वकील थे या जो टीचर्स थे कि आपको भविष्य में अब किसी भी अंग्रेजों के संस्थाओं में, शैक्षणिक संस्थाओं में काम नहीं करना है। पर सबसे बड़ी दिक्कत उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए एक ही थी कि अगर वो इस संस्था में ना जाए, इस स्कूल में ना जाए तो कहाँ जाए, कैसे पढ़ें, कैसे ज्ञान अर्जित करें। और इसलिए दूसरी ओर आंदोलन तो चल रहा था पर भारत में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी कि लोग दूसरी ओर भी पढ़ाई कर सके। और इसलिए ना चाहते हुए भी लोग धीरे धीरे इस बात को भूलने लगे, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी कि अगर वो यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे। और इसलिए कुछ दिन तक तो उन्होंने इस चीज़ का बायकॉट किया, पर ना चाहते हुए भी उन्हें फिर से उन्हीं संस्थाओं को ज्वाइन करना पड़ा। ये हालात तो थे टाउन्स एंड सिटीज के, पर जो कंट्री साइड था या वी कैन से विलेजेस में भी उतने हालात ठीक नहीं थे। जैसे अगर आप देखेंगे कि विलेजेस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? विलेजेस में सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि जो भी हमारे पेजेंट्स थे या वर्कर्स थे या मजदूर थे, मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा प्रताड़ित था अंग्रेजों की पॉलिसीज की वजह से। आपने देखा था there were various rules, there were various regulations, there were various code which had been initiated by the government. जैसे आपने देखा था कॉर्नवालिस कोड, there were also we can say रोहितवारी सिस्टम, we can say ऐसे नए रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए गए थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का फायदा था। जैसे आपने देखा था आज के जमाने में अगर आज भी टैक्स लिया जाता है, उस समय भी टैक्स लिया जाता था, पर उस समय टैक्स का एक अलग सिस्टम होता था। जैसे आप चाहे कमाए या ना कमाए, आप खेती करें या ना करें, पर उन्हें 50% टैक्स देना ही है। और अगर आप टैक्स नहीं दे पा रहे हैं तो आपका लैंड वो लोग टेक ओवर कर लेते थे और उसे प्लांटेशन में कन्वर्ट कर देते थे। प्लांटेशन आप जानते ही हैं, बड़ा फील्ड, ताकि वहां पर उन्हीं लोगों को उनका, आप समझ सकते हैं कितनी तकलीफ में थे हमारे मजदूर वर्ग। उनकी ही जमीन लेकर अंग्रेज सरकार ले लेती थी और उन्हीं जमीनों पर उनसे फ्री काम कराया जाता था। जैसे बेगर दिया हुआ है, बुक में देख सकते हैं। आज के जमाने में कहते हैं ना बेगारी कराया जाता था फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं दिया जाता था। और कहते थे कि भाई आपका पहले का टैक्स पेंडिंग है और उसी के तर्ज पर आपसे काम कराया जा रहा है। पूरा दिन काम करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी इन लोगों को नहीं मिल पा रही थी। और उसी समय एक वीकेंड से एक सन्यासी थे, या हम कह सकते हैं मजदूरों के एक नेता थे या मजदूरों के एक मसीहा थे, मिस्टर बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र कौन थे? बाबा रामचंद्र वीकेंड से भारतीय थे जो काफी समय तक एक वीकेंड से बंधुआ मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। कहाँ पर? फिजी। जैसे आपने देखा है आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे फिजी है, जैसे वेस्ट इंडीज है, आपने देखा है आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर भारतीय मूल के लोग रहते हैं। अब ये लोग वहां कैसे चले गए? क्योंकि उस समय क्या होता था, अंग्रेजों ने बहुत सारे द्वीपों पर अपना कब्जा जमाया था। वहां पर मिनरल्स तो बहुत थे, वहां पर रिसोर्सेस तो बहुत थे, पर सबसे कमी ह्यूमन रिसोर्स की थी। और भारत में लोग आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। हमने पहले भी चैप्टर्स में देखा है कि वहां पर लोगों को अपॉइंट किया जाता था, गांव के लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ दूसरे देशों में, या हम कह सकते हैं दूर भेजना होता था। और वहां पर उन्हें जाने के बाद उनसे बातें तो बहुत अच्छी की जाती थी कि वहां पर आपको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, हर प्रकार की फैसिलिटीज दी जाएंगी, पर वहां पहुंचने के बाद मजदूर खुद को ठगा महसूस करते थे, क्योंकि वहां पर उनके लिए किसी प्रकार की कोई भी सहूलियत नहीं होती थी। दूसरी, उनको बाहर जाने के लिए भी अंग्रेज सरकार की परमिशन लेनी होती थी, जिसको अंग्रेज सरकार ने कानून बनाया था 1859 में, जिसमें उन्होंने 1859 में इमिग्रेशन एक्ट बनाया था, जिसके तहत अगर आप प्लांटेशन में काम कर रहे हैं, अगर आपको बाहर जाना है, अगर आपको छुट्टी लेनी है, तो आप बिगैर बताए छुट्टी नहीं ले सकते हैं। पर यह सिर्फ और सिर्फ छलावा था, ये सिर्फ और सिर्फ छलावा था, लोगों के साथ विश्वासघात था, क्योंकि लोग चाहते हुए भी घर वापस नहीं जा पाते थे। वर्किंग कंडीशंस बहुत खराब थे, वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा थे, रहने की कोई सुविधाएं नहीं थी, खाने पीने की कोई सुविधाएं नहीं थी,
टैक्स इतना ज्यादा हो गया था कि लोग हर तरह से परेशान थे। और वहीं जवाहरलाल नेहरू जी इस बात को भली भांति समझ रहे थे और इसलिए उन्होंने अवध में जाकर एक अवध किसान सभा का निर्माण किया और देखते देखते ही बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर उन्होंने वी कैन से इफ यू सी इन द बुक कम से कम 300 ब्रांचेस का निर्माण किया गया, 300 शाखाएं बनाई गई। क्यों? ताकि हर वर्ग के मजदूरों की जो छोटे छोटे गांवों में रहते हैं उन्हें हर तरह से सहायता प्रदान की जा सके, क्योंकि उन्हें गांधी जी को इस बात का पता था कि अगर हम कोई भी आंदोलन शुरू करते हैं तो इसमें सब लोगों का सहभाग होना बहुत जरूरी है। और इसलिए वो चाहते थे कि जो लोग भी गांव में रहते हैं वो भी अगर इसमें सहभाग करते हैं तो इससे आंदोलन को एक मजबूती मिलेगी। लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। ऐसा अगर आप देखते हैं लास्ट में देखिए, द पीसेंट्स मूवमेंट हाउ वर डेवलप्ड इन द कांग्रेस लीडर वाज अनहैप्पी एज द मूवमेंट स्प्रेड 1921। जैसे आपने देखा था कि मूवमेंट तो सही चल रहा था, पर हमेशा आपको पता है गांधी जी चाहते थे कि जब भी हम प्रदर्शन करें या जब भी हम किसी आंदोलन की शुरुआत करें तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। पर आपने देखा था देश बहुत बड़ा था, गांधी जी हर जगह तो नहीं पहुंच पा रहे थे, उनके अनुयायी थे जो लोगों को गाइड कर रहे थे, जो लोगों को समझा रहे थे किस तरह आंदोलन को आगे ले जाना है। पर जैसे आपने देखा है बहुत ऐसा तबका भी था जो उतना पढ़ा लिखा नहीं था, जो उतना सहनशील नहीं था और इसलिए वो बहुत उन्होंने खुद पे कंट्रोल रखा, बहुत उन्होंने कोशिश की कि हम अंग्रेजों से किसी प्रकार से नहीं लड़ेंगे। पर अगर आप देखते हैं 1921 में अवध में वहां पर लोगों ने क्या किया, जो तालुकदार थे या जो जमींदार थे उनके जो ग्रेन्स उन्होंने स्टोर करके रखा था, जो अनाज उन्होंने अपने गोदामों में रखा था, लोगों ने क्या किया वहां पर उन्होंने लूटमार की, लोगों के साथ मारपीट की और इस बात से गांधी जी बहुत नाराज थे, क्योंकि वो ऐसा आंदोलन नहीं चाहते थे। वो ऐसा आंदोलन चाहते थे जो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो, इस तरह से हो कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। आप हमने स्टार्टिंग में ही देखा था बच्चों कि सत्याग्रह का एक मूल मंत्र था, जो बात सही है वो सही है, उसे कोई भी गलत नहीं कर सकता। दूसरी ओर गांधी जी ये भी कहते थे कि हमें सच को ज्यादा प्रदर्शित नहीं करना है, हमें सच को किसी पे जबरदस्ती नहीं थोपना है, सिर्फ हमें सच बताना है। और इसी के तर्ज पर वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके साथ जुड़े। पर जब उन्हें इस बात की खबर लगी 1921 के दौरान कि लोग विद्रोह कर उठे, लोग अंग्रेज सरकार के खिलाफ या जो वीकेंड से जमींदार थे जो अंग्रेज सरकार को फेवर कर रहे थे उनके साथ मारपीट कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर वीकेंड से आगजनी हो रही है, तो गांधी जी इस बात से बहुत नाराज थे। अगर हम आगे देखते हैं, इफ यू सी ऑन द पेज नंबर 60, दूसरी ओर जो ट्राइबल्स थे, जो आदिवासी थे, अभी हमने देखा जो गांव में लोग रहते थे। अब ऐसे लोग देखेंगे दूर दराज के इलाकों में रहते थे, स्पेशली द ट्राइबल्स पीपल। ट्राइबल पीपल आप जानते ही, दे बिलीव ऑन गॉड, वो हमेशा गॉड को ही पूजा करते थे। दूसरी ओर जो ट्राइबल पीपल्स थे वो भी गांधी जी के बातों से बहुत प्रभावित थे, पर उनका एक अलग तरीका था। जैसे आप देखेंगे कुछ ट्राइबल लीडर्स थे जैसे बिरसा मुंडा जी, दूसरा हमने देखा था अलूराम वीकेंड से सीताराम राजू, ऐसे ये लोग थे जो गांधी जी की बातों से बहुत प्रभावित थे। पर ये लोग कभी भी वीकेंड से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई इन्हें बताने वाला नहीं था कि किस प्रकार से इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करनी है। और इसलिए जैसे वीकेंड से मिस्टर राजू जो आदिवासियों के लीडर हुआ करते थे, आंध्र प्रदेश में गुडम हिल्स है, वहाँ पर गुडम की पहाड़ियाँ हैं, आदिवासी वहीं रहते थे। और इसलिए वहाँ पर जैसे आपने देखा था कि जब अंग्रेजों को लगता था कि जो फॉरेस्ट वगैरह है, अगर उन्हें लगता था कि भाई ये यहाँ के जो फॉरेस्ट है, यहाँ के ट्रीज इंपॉर्टेंट है, जिसका इस्तेमाल वो शिप्स वगैरह बनाने में कर सकते हैं, आर्म्स बनाने में कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ों के काफ़ी फर्नीचर्स बनाने में कर सकते हैं, तो उन्होंने उस फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया था, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा था, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। और इसी के लिए जो आदिवासी लोग थे, वो आदिवासी वर्ग था, वो भी अंग्रेज सरकार की नीतियों से बहुत परेशान था, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई वीकेंड से एनक्रोचमेंट होगा, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी लाइफ प्रभावित होगी। क्योंकि आपको पता है आदिवासी किस चीज पे डिपेंड थे, दे वर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट।
और अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पूर्ण तरीके से खत्म हो जाएगी। दूसरी ओर जो वीकेंड से सीताराम राजू थे, गांधी जी की बातों से बहुत प्रभावित थे, पर उनका सबसे बड़ा, वो हर बात को समझ रहे थे, सत्य बोलना, किसी प्रकार से कोई ड्रिंक्स वही नहीं लेना, दारू वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, खादी का इस्तेमाल करना, पर कहीं ना कहीं वो सभी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते थे, स्पेशली नॉन वायलेंस, क्योंकि उनका मानना था कि नॉन वायलेंस से हमें आज़ादी नहीं मिल सकती। और इसलिए जो आदिवासी विद्रोही थे उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और बड़े पैमाने पर उन्होंने, चाहे अंग्रेजों के कोई भी ऑफिसेस हों या पुलिस स्टेशन हों, उन्हें लूटना शुरू कर दिया था और जो भी वहां से हथियार मिलते वो अपने साथ लेकर चले जाते। ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज हर तरह से अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे, उनके पास सेना बहुत थी, उनके पास आर्मी बहुत थी और इसलिए ज़्यादा दिन तक इनका आंदोलन चल नहीं पाया। और अगर आप बुक में देखते हैं कि इफ़ यू सी इन द बुक 1924 में, 1924 का वो साल था जिसमें सीताराम राजू को पकड़ लिया गया, उसके बाद उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। और इसलिए गांधी जी इस बात से बहुत दुखी थे क्योंकि वो जानते थे कि इससे सिर्फ और सिर्फ हमारा एक वीकेंड से सेनापति या एक कह सकते हैं एक वॉरियर जिसको हमने लॉस कर दिया था। और इसलिए गांधी जी ये चाहते थे कि अगर हम आंदोलन करते हैं तो वो पूर्ण शांत तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे स्टूडेंट्स स्वराज इन द प्लांटेशन। जैसे प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का क्या महत्व हुआ करता था, ये हम अगले टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।